नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि संसद के जो आपके कार्य हैं वो क्या है। तो हमने पढ़ लिए थे संसद के संवैधानिक कार्य और कानून निर्माण की प्रक्रिया, मतलब कि संसद वो किस प्रकार से कानून का निर्माण करती है, विधेयक किस प्रकार से पारित होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप पिछले पार्ट देख कर आए होंगे, ताकि आपको जब तक पीछे का क्लियर नहीं होगा, बीच में से आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आज हम बात करेंगे कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व की। जो संसद होती है तो कार्यपालिका है वो किस प्रकार से उत्तरदायित्व उसका होता है। ठीक है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद संघीय कार्यपालिका का भाग होते हैं। ठीक है। ये आपको पता है कि जो आपके प्रधानमंत्री है और मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री और उसके साथ जो मंत्री होते हैं, कृषि मंत्री, वायु मंत्री, परिवहन मंत्री, जो भी मंत्री होते हैं वो सारे मंत्री संघीय कार्यपालिका का भाग होते हैं। ये क्या होते हैं? संघीय कार्यपालिका। जो संघ की कार्यपालिका है ना, आपको बताया था 3 भाग होते हैं उसके, कि आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ये जो मंत्री और मंत्री परिषद है किसका भाग होते हैं? कार्यपालिका। विधायिका में कौन आता है? आपको अगर आपसे पूछ ले विधायिका में, तो विधायिका में आपका राज्यसभा आएगी, लोकसभा आएगी और आपका राष्ट्रपति बीच में आ जाएगा। ठीक है। मेनली आप ध्यान रखना, राज्यसभा और लोकसभा। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो राष्ट्रपति है वो आपका इसमें संविधायिका में आएगा या फिर कार्यपालिका में। ये बात ध्यान रखना कि कार्यपालिका में तो राष्ट्रपति आता ही आता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ये सारे किसमें आते हैं? कार्यपालिका का भाग होते हैं। वे मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है। अब क्या क्या कार्य हैं? मुख्य रूप से कानूनों को लागू और क्रियान्वित करना और सरकार के प्रभावी संचालन की देखरेख करना भी। जो कानून बनाए हैं विधायिका ने, उनको लागू करना, उनको ठीक ढंग से पालन करवाना, सरकार के प्रभावी संचालन की देखरेख करना। क्या वो जो कार्य हो रहे हैं वो ठीक ढंग से हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, वो सारी जिम्मेवारी किसकी है? कार्यपालिका की। संविधान और उसके कानूनों में बताए गए सिद्धांतों के आधार पर सरकार के दैनिक कार्यों से संबंधित निर्णय लेना भी। इसमें कहा कि जो आपके मंत्री और प्रधानमंत्री वो क्या करेंगे? संविधान और उसके कानूनों में बताए गए जो संविधान और जो संविधान के अंदर जो अनुच्छेद लिखे हुए हैं ना, जो कानून नियम लिखे हुए हैं, उसके अनुसार क्या है, सरकार के जो काम होते हैं वो काम करना भी। चाहे वो चुनाव करवाना हो, चाहे कहीं पे नहर का कोई विकास कार्य करवाना हो, चाहे किसी को मदद करना हो, कुछ भी काम करना होगा वो सारे संविधान के अनुसार ही होंगे भी। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना। अभी देखिए लोकसभा के प्रति कैसे कार्यपालिका से उत्तरदायी होता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना प्रश्नकाल जैसे व्यवस्थाओं के माध्यम से, जिसमें मंत्रियों को अपने कार्यों और निर्णयों का औचित्य सिद्ध करना होता है भी। ठीक है। कि प्रश्नकाल होता है, उसमें क्या होता है प्रश्नकाल में? जैसे लोकसभा की मीटिंग होती है ना, तो आपको पता है कि मंत्री कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। वो तो उसमें आएंगे ही जब उसके सदन की कार्रवाई होगी, मतलब ये सभी बैठ के मीटिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेशन बोलते हैं। ठीक है। तो उसी में क्या होता है? प्रश्नकाल होता है, जैसे उन व्यवस्थाओं के माध्यम से जिसमें मंत्रियों को अपने कार्यों और निर्णयों का औचित्य सिद्ध करना होता है। लोकसभा में प्रश्नकाल का एक निश्चित अवधि, आपका संसद सत्र का पहला घंटा भी। सामान्यतः जो संसद सत्र होता है उसका पहला घंटा क्या होता है? आपका जो पहले 1 घंटे में आप प्रश्नकाल होता है, जिसमें क्या मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, जिसमें सांसद मंत्रीगण से सरकारी नीतियों और गतिविधियों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। यह संसद की एक प्रक्रिया है जो कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाती है भी। कार्यपालिका में कौन थे? जो आपके जो मंत्री थे भी। कौन थे? मंत्री थे भी। और कार्यपालिका को उत्तरदायी मतलब उत्तर देने वाला। किसको उत्तर देने वाला? संसद को उत्तर देने वाला बनाती है भी। कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति। क्योंकि संसद में क्या है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है। आपने जो प्रतिनिधि चुन के भेजा था, मान लेते हैं कि आपके क्षेत्र में बिजली की बहुत ज्यादा कमी है या फिर बारिश का पानी भरा हुआ है, कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, तो आपका आपका क्षेत्र यहाँ पे है। वो चुन के कहाँ चला गया? लोकसभा में। तो लोकसभा में मंत्री बैठा हुआ मिलेगा ना, तो ये आपका जो प्रतिनिधि है ये उठ के इससे पूछेगा, मंत्री साहब मुझे ये बताइए कि आप पहले तो ये कहेगा किसी सामान्य सदन में, ये आपको क्या करेगा कि ये विद्यालय बनाना है मेरे क्षेत्र में, इस चीज की कमी है। ठीक है। जब ये
फिर आगे जब कन्वर्सेशन होगा, फिर इस मंत्री पूछेगा कि मान्यवर आप ये बताइए, मैंने आपको उस समय ये कहा था प्रस्ताव कि आपने मेरे क्षेत्र के लिए या फिर इस क्षेत्र के लिए क्या किया है वे। ठीक है, फिर मंत्री इसको ये जवाब देगा कि मैंने आपको क्षेत्र के लिए ये क्या किया। आप भी देख पाएंगे कि किस प्रकार से आपका जो प्रतिनिधि है वो आपकी आवाज, चाहे वो आपका विधायक हो चाहे आपका सांसद हो, आप उसका जो भाषण हो जरूर देखें, क्या वो आपके क्षेत्र की जो मांगे हैं वो लोकसभा या विधानसभा में उठा रहा है या फिर नहीं उठा रहा, या फिर आपने एक निष्क्रिय सांसद अपना प्रतिनिधि चुन लिया जो किसी काम का नहीं है। एक बार इस पर विचार जरूर करना। अर्थात कार्यपालिका को अपने सभी कार्यों और निर्णयों का औचित्य सिद्ध करना होता है। औचित्य मतलब कि मैंने किस लिए ये सारी चीजें की, और कहां पर, संसद में, क्योंकि आपकी कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है, आपकी संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त विशेष समितियां भी बैठक आयोजित करती हैं जहां मंत्रालयों को अपनी अपनी नीतियों के विषय में समझाना और प्रश्नों के उत्तर देना होता है। इन समितियों में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा क्या होती है, समितियां भी होती हैं, अलग अलग प्रकार की समितियां होती हैं। वहां उन समितियों के भी सामने जो मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद होती है, उनको क्या, उन्होंने जो नीतियां बनाई उनका पूरा जो सारा ब्यौरा, सारी ड्रिल उन समितियों को देनी होती है, और वो समिति देखती है कि काम इन्होंने ढंग से किया है या फिर नहीं किया। कोई कमी हो तो उनसे ये हिसाब किताब मांग सकती है कि आपने ये चीज यहाँ पर गड़बड़ की, ये बताइए कि आपने ये कैसे किया। संसद हमेशा औपचारिक गंभीर नहीं होती, कभी कभी कविता और हास्य के माध्यम से वातावरण सहज बनाया जा सकता है। तो उसने कहा कि जो सांसद है ना, जो बजट सेशन होता है, आप सॉरी, जो सेशन होता है, सत्र बोलते हैं, इसकी मीटिंग आपकी साल में 3 बार होती है। ठीक है, एक बार आपका होता है कौन सा, आपका मानसून सत्र, सबसे पहले कौन, सॉरी, बजट सत्र होता है, कौन सा होता है, बजट सत्र, जो आपका शायद फरवरी और मार्च के महीने में होता है। फिर आपका बीच में मानसून सत्र होता है, ठीक है, उस टाइम भी सभी जो ये आपके सांसद मीटिंग करते हैं। फिर आपका शीतकालीन, सर्दियों में होता है शीतकालीन सत्र होता है। इसने कहा था कि आप तो अब मन में अभी तक ये विचार होगा कि बड़ी आपकी जो सारे सांसद प्रतिनिधि इकट्ठे होते हैं, बड़ी क्या होती है इसमें गंभीर चर्चाएं होती होंगी। तो यहाँ पे दे रखा कि जरूरी नहीं कि हर बार चर्चा गंभीर, कई बार इसमें मजाक भी करते हैं भी, ठीक है, क्या है, मजाक भी करते हैं भी, ठीक है। तो एक डिस्कस मैं आपको वैसे बताता हूँ, ये तो इसमें दे रखा, वैसे बताता हूँ। एक बार जो लालू प्रसाद यादव बिहार से, वो क्या थे, रेल मंत्री थे, और ममता बनर्जी आपकी शायद सांसद थी उस टाइम पे। तो लोकसभा में एक जिक्र उठा कि लालू यादव ने कहा था, एक छोटी सी क्लिप आती है, तो उसमें कहा था कि ममता जो दीदी, उन्होंने बंगाल के लिए रेल मांगा था, ठीक है। तो जो ममता कहती है कि हमने कोई रेल नहीं मांगी, ठीक है। तो ममता बनर्जी कहती है कि हमने बंगाल के लिए कोई रेल नहीं मांगी। तो फिर लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि अगर आपने रेल नहीं मांगी थी तो आपको रेल नहीं मिलेगी भी, ठीक है। मजाकिया अंदाज में कभी ऐसे देखा करो आप बजट सेशन को। तो ये कहता है कि संसद में कविता भी बताई जा सकती है आपको। 1 फरवरी 2025, फरवरी में कौन सा सेशन होगा, बजट सेशन होगा, आपको बताया ना, को 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते समय श्रीमती निर्मला सीतारमण ने तिरुकुलुर नैतिकता और सदापार तमिल में एक प्राचीन भारतीय निम्नलिखित श्लोक का वाचन किया। ये आपका श्लोक था, जिसका मतलब है, जैसे जीव वर्षा की प्रतीक्षा में जीते हैं, नागरिक सुशासन की आशा में रहते हैं। उसने कहा कि जैसे आपके सभी जीव क्या होते हैं, जो मैक्सिमम जीव, वो बारिश का वेट करते हैं, और उसी प्रकार जो आपका मानव है वो किसकी प्रतीक्षा करता है, वो करता है सुशासन की एक अच्छी व्यवस्था में मिल जाए। तो ये आपके, यह सुनते ही सत्ता पक्ष की ओर से मेजें जोर जोर से थपथपाई गई थी भी। 2011 में सुषमा स्वराज का क्या है, आपका एक वक्तव्य है, उन्होंने शेरो शायरी में बात की थी, जिसका जवाब मनमोहन सिंह ने भी क्या था, शेरो शायरी में दिया था। चलो मैं आपको ये बता देता हूँ कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल क्या। इसका मतलब क्या है कि वो जो आपकी सुषमा स्वराज थी, शायद विदेश मंत्री थी उस टाइम पे, ठीक है। बात मत बदलो, बस ये बताओ कि कारवां क्यों लुटा, हमें लुटेरों से कोई शिकायत नहीं, किंतु ये तुम्हारे नेतृत्व पर सवाल है। कि मनमोहन सिंह उस टाइम प्रधानमंत्री थे, कोई किसी प्रकार का शायद हेराफेरी हुई होगी, तो उससे संबंधित पूछता था। कि उसने कहा कि सुषमा स्वराज ने कहा कि एक शायर में कि उधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा, कि ये चीज गड़बड़ कैसे हुई। उसने कहा कि हमें ये इस बात से कोई मतलब नहीं है कि गड़बड़ किसने की, हमें इस बात से मतलब है कि उस टाइम नेतृत्व किसका था, आपका था, कि हेड कौन थे, आप थे।
फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शांतिपूर्वक अन्य, फिर मनमोहन सिंह ने भी क्या है कविता पढ़कर ही उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि आपकी दृष्टि के तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख मेरा इंतजार देख। उसने कहा कि मैं मानता हूं कि आपकी दृष्टि के योग्य नहीं हूं मैं, आपको मेरा उत्साह देखना चाहिए और मेरी जो पेशेंस है कि अब तक भी मैं टिका हुआ हूं, तो उसको आपको देखना चाहिए भी। तो ये बात सुन के संसद में जोर की हंसी की आवाज गूंज गई थी भी। ठीक है, आप जैसे आप इसको देख सकते हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से सर्च करके मनमोहन सिंह और आपका सुषमा स्वराज डायलॉग, ठीक है, संसद में, तो वो आपके सामने आ जाएंगी ये भी। ये देखिए आपका ये एक क्या है कि राजपत्र आपको जारी करता हुआ दिखाया गया है अभी। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वन, ये आपकी रिपोर्ट है, ये जो पेश करते हैं अभी, सॉरी ये क्या थी आपकी रिपोर्ट है, किसी खास विषय के ऊपर अलग अलग समितियां अपनी रिपोर्ट जारी करती रहती है, इतना सुधार हुआ, ये चीज हुई है, ये चीजें क्लियर हुई आपको यहाँ से। ये रहा इस रिपोर्ट का कि अनुशंसा की जो आपकी है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो आपकी सीएचसी और पीएचसी और जिला चिकित्सालयों में आयुष सुविधाओं का सह स्थान भी। ठीक है, इसने कहा कि समिति ने इस चरण में ध्यान दिलाया कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष का पृथक विभाग स्थापित नहीं किया गया है, कि समितियां जांच करती क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो एक जो समिति थी तो उसने कहा कि जो आपका आयुष का एक नया डिपार्टमेंट बना है, ठीक है, आयुष डिपार्टमेंट, उसने कहा कि इसके लिए आयुष का अलग विभाग नहीं है, उसी में जो पहले का जो स्वास्थ्य विभाग था ना, उसके साथ ही आयुष काम कर रहा है। समिति ने आयुष प्रणाली को प्रोत्साहित करने और आयुष स्वास्थ्य देखभाल में उत्तम समन्वय के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को अनुशंसा की कि वैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर बल दे और उन्हें प्रेरित करे जहां आयुष का पृथक विभाग नहीं है, वे शीघ्र ही विकास और योजनाओं के कार्यान्वयन के हेतु ऐसा विभाग स्थापित करे। तो ये एक आपकी क्या थी, कमेटी, आपकी समिति थी संसद की, उन्होंने एक रिपोर्ट दी, जारी की। उन्होंने सरकार को कहा कि सरकार को ये देखना चाहिए कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे आयुष विभाग है उसका अलग से आपका विभाग नहीं बनाया गया, वो स्वास्थ्य विभाग के साथ ही काम कर रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं यदि आयुष को बढ़िया ढंग से काम करना है तो उसके लिए अलग विभाग उन राज्यों को बनाना होगा, उन राज्यों पर ध्यान देंगे। तो ये रिपोर्ट का आंसर 2.13 आंसर ये आपकी एक कमेटी ने दी थी। अब कार्यवाही क्या हुई कि उसपे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष का प्रत्यक्ष विभाग बनाने का अधिकार संबंधित राज्य केंद्र शासित सरकारों के अधीन आता है। तो इसने कहा कि जो ये अधिकार है ना कि आयुष विभाग अलग बनाए या न बनाए भी, तो वो अधिकार किस पे, राज्य के पास है। तो हमने पढ़ा था शक्तियों का बंटवारा कि हमारी जो शासन व्यवस्था वो संघीय है, आपकी केंद्र सरकार की अलग शक्तियां हैं, आपकी राज्य सरकार की अलग शक्तियां हैं और आपकी स्थानीय सरकार की अलग शक्तियां। तो उन्होंने कहा ये उसमें आता है भी। तथापि आयुष मंत्रालय ने विभिन्न बैठकों में राज्य सरकार और केंद्र सरकारों से अनुरोध किया है कि वे पृथक निदेशालय स्थापित करें और राज्य और केंद्र सरकारों में राज्य प्रबंधन इकाई और जिला परियोजना प्रबंधन इकाई के कर्मचारियों की नियुक्ति करें। तो उन्होंने कहा कि उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, उनसे ये किया कि आप इस प्रकार का काम की राज्यों से कहा भी, जिसे राष्ट्रीय आयुष मिशन की योजना विकास और कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। वर्तमान में 24 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में पृथक आयुष निदेशालय उपलब्ध है। तो ये आपकी उसमें बताया गया था कि उसपे जो समिति जो रिपोर्ट जारी करती है उस पर सरकार को कार्यवाही भी कर दी होती। सरकार ने कह दिया कि हमारा विषय नहीं है, ये विषय किसका है, ये विषय राज्य सरकार का है कि उसको अलग से निदेशालय बनाए या फिर उसके साथ ही वो काम करेगी। चीजें क्लियर हुई आपको? यहाँ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बैठकों की हुई रिपोर्ट का एक अंश दिया गया है। ये जो अंश था कि किस समिति का ये अंश था, तो इसने बताया कि ये यहाँ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी क्या एक स्थायी समिति है आपकी लोकसभा में, और उसकी संसद में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बैठक हुई, उनकी एक रिपोर्ट थी जो उन्होंने सरकार को दी, उसका ये अंश था। ऊपर दिए गए चित्र को देखें, छोटे छोटे समूह निम्नलिखित पर चर्चा करें। कौन किसे रिपोर्ट कर रहा है, किस विषय की समीक्षा की गई, समिति की अनुशंसा पहचानिए, सरकार का प्रत्युत्तर क्या है। तो हमने देख लिया कौन किसे रिपोर्ट कर रहा है, जो समिति है वो किसको रिपोर्ट कर रही है, सरकार को रिपोर्ट कर रही है। किस विषय की समीक्षा की गई है, आयुष विभाग की जो है आपकी समीक्षा
की गई है। समिति की अनुशंसा पहचानिए। समिति ने अनुशंसा की है कि जो आपका प्रत्येक राज्य में आयुष विभाग है वो अलग से होना चाहिए, उसका निर्देशालय अलग से होना चाहिए। कुछ राज्य में आयुष विभाग स्वास्थ्य विभाग के साथ मिला हुआ है, आयुष डिपार्टमेंट अलग बनाइए। समिति की सरकार का प्रत्युत्तर ये था कि ये हमारा विषय नहीं है। सरकार ने सीधा पल्ला झाड़ दिया कि हमारा विषय नहीं है, ये जो शक्ति है ये अलग डिपार्टमेंट बनाने की ये राज्य की है, और फिर भी हम अनुरोध करेंगे, कोशिश करेंगे। और 24 राज्यों में अलग से विभाग बन भी चुके हैं, सरकार ने ये उत्तर दिया था भी। अब हम बात करते हैं वित्तीय जवाबदेही की, नंबर 4 की। सारी चीजें हम बिल्कुल एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगी। जब क्वेश्चन आंसर करेंगे आराम से आप परखच्चे उड़ा देंगे एकदम से, और 1 नंबर वाले क्वेश्चन तो आपका कोई गलत होगा ही नहीं, चाहे आपसे किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले। चीजें देखने के बाद पूरी तरह आपको एक एक लाइन समझ में आ रही। अगर आप अध्यापक हैं तो इसी प्रकार बच्चों को एक बार डिटेल से समझा दें, एक बार क्विक रिवीजन 10-15 मिनट में आप पूरा लेसन ही कंप्लीट करवा देंगे। अब तो मैं आपको एक एक लाइन समझा रहा हूँ, इसीलिए टाइम लग रहा है। वित्तीय जवाबदेही। संसद वार्षिक बजट के माध्यम से सरकारी व्यय को स्वीकृति देती है, मतलब कि वार्षिक बजट की सारा हिसाब किताब सरकार करके लेके आती है। और आपका बजट जब सेशन होता है तो संसद में रखती है कि एक साल में हम इस प्रकार से खर्च करेंगे, इतना रुपए यहाँ पे खर्च करेंगे, इतना रुपए यहाँ पे खर्च करेंगे, इतना रुपए हमारे पास आया है और इतना रुपए और आ जाएगा, इतना उधार दिया। मतलब सारा जो धन है वो सारे व्यय की स्वीकृति देती है संसद, ठीक है, संसद के माध्यम से भी उसकी निगरानी करती है। साथ ही विभिन्न मंत्रालयों को धन के वितरण की जांच भी करती है कि इन्होंने जो धन दिया है, जो दिया था खर्च करने के लिए, तो उन्होंने खर्च किया है नहीं किया। ये सारी उत्तरदायित्व किसको, वित्तीय जवाबदेही किसकी होती है? संसद की होती है। आपके विचार से संसद सरकारी व्यय पर दृष्टि क्यों रखती है? सरकार किसका पैसा खर्च करती है? सरकार किसका पैसा खर्च करती है? सरकार हमारा ही पैसा खर्च करती है, और उसमें हमारे ही प्रतिनिधि बैठे, तभी तो हमने वो भेजे इसी काम के लिए तो, कि वो सरकार पे क्या करेंगे? नियंत्रण रखेंगे। इसलिए वो क्या, जनता का पैसा, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो इसलिए वो क्या, वो सारा हिसाब किताब रखती है। सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह संसद को आवश्यक सूचना समय पर और सटीक ढंग से उपलब्ध कराए, और सरकार से क्या ही अपेक्षा की जाती है कि वो क्या करे, जो भी सूचना हो, जो भी आपकी महत्वपूर्ण जानकारी हो, संसद को उपलब्ध कराए, हर विषय पे वहां पे बात करे, सरकार से अपेक्षा की जाती है। अब हम संसद के कार्यपालिका संबंधी कार्य, अब देखते हैं कार्यपालिका संबंधी कार्य क्या है। पिछले खंडों में हमने कार्यपालिका की भूमिका के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। अब हम इसे थोड़ा और निकटता से समझते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और निकटता समझे। कार्यपालिका के मेन काम तो क्या थे? कानूनों को लागू करवाना, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 5 अध्याय 1 कार्यपालिका से आरंभ होता है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद सहित अन्य की भूमिका और उत्तरदायित्व का वर्णन है। अध्याय 2 में संसद की भूमिका और कार्यालय का उल्लेख है। आपके विचार में ऐसा क्यों किया गया होगा? ठीक है, तो इसने कहा कि हमारे जो संविधान है उसमें अलग अलग भाग हैं, 22 या 24 भाग होंगे शायद, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो आपका संविधान का भाग का कौन सा? 5, और अध्याय 1 में कार्यपालिका, मैं आपको एक बार भाग गिनवा देता हूँ कि कौन से भाग, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। आपका भाग 1 है राज्य का भी, संघ से संबंधित। किससे? संघ से संबंधित। आर्टिकल 1 से लेके 5 तक अनुच्छेद। भाग 2 में भी, भाग 2 में है आपका नागरिकता। क्या है आपका? नागरिकता भी। क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में भी, भाग 3 में है आपके मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। आप पारे समझ में। भाग 4, भाग 4 में है आपके ये नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 5 में आपका क्या आ गया? कार्यपालिका, ठीक है। इसमें कार्यपालिका है आपका राज्य आएगा, जो संघ है ना, संघ से संबंधित सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। तो इसने कहा था कि भाग जो 5 है उसमें कार्यपालिका से आरंभ होता है। उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद सहित अन्य भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों का वर्णन है। अध्याय 2 में, भाग 5 के अध्याय 2 में ही क्या है? संसद की भूमिका और कार्यालयों का उल्लेख है। आपके विचार में ऐसा क्यों है? भी क्योंकि संविधान में सब चीजों की शक्तियों का बंटवारा, कि किस पे क्या अधिकार है और किस प्रकार से चीजें घटित होंगी, वो सारी संविधान में लिखी हुई है, ताकि किसी प्रकार का वाद विवाद न हो। तो सबसे पहले हम बात
करते हैं राष्ट्रपति की भी। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और कार्यपालिका का प्रधान होता है। ध्यान में रखना, जो आपका राष्ट्र का जो प्रमुख है वो कौन है? राष्ट्रपति। और कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यपालिका में आपके सब आगे, प्रधानमंत्री भी आगे, आपके मंत्री भी आगे, सब आगे। ध्यान रखना दोनों, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो आप सीधा प्रधानमंत्री टिक करते हो, लेकिन कौन होता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सरकार चलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं भी। ठीक है, जो आपके प्रधानमंत्री और बाकी जो मंत्री हैं वो सरकार चलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति है वो किस किस की नियुक्ति करता है? आपके प्रधानमंत्री की और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो वो करेगा, कैसे करेगा कि वो बहुमत साबित करेगा। क्या करेगा? जो कोई व्यक्ति वो कहेगा कि मेरा जो पार्टी उसके साथ उस पे क्या है? बहुमत। जब चुनाव होने के बाद बहुमत होगा तो उसको प्रधानमंत्री बना देगा। फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी? तो इसको ये बताएगा, प्रधानमंत्री सलाह देगा कि आप इनको मंत्री बना दीजिए। ठीक, कैसे होगा? संसद का सत्र बुलाता है एवं विधेयकों की स्वीकृति देता है। ठीक है, इत्यादि भी। अब देखिए ध्यान से कि संसद का सत्र कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। विधेयकों की स्वीकृति कौन देगा? राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान रखना कि ये किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देती है। जो मंत्रिपरिषद है ना, वो राष्ट्रपति को सहायता भी करती है, उसको परामर्श भी देती है, मतलब सलाह भी देती है। यद्यपि कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, मुख्यतः राजनीतिक संकट के समय, जैसे कि जब लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। और कई बार क्या होता है कि राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार ही फैसला ले सकता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि किसी, जब मान लेते हैं किसी राज्य में, ध्यान से समझना, बात हरियाणा ही लेते हैं, 90 आया, अभी 90 सीटें आई। ठीक है, तो 90 सीटों पे चुनाव हुआ, बहुमत तो आपको पता कितने पे होगा? 46। जिसकी सीट आ गई उसको बहुमत मिल जाएगा। लेकिन जो पार्टियां थी वो आपकी 40 और 10, किसी के पास बहुमत नहीं है। ये 3 पार्टियां मान लेते हैं ए बी सी पार्टी है। अब कहेंगे अब सरकार, अब जो आपका राष्ट्रपति मान लीजिए, देश मान लीजिए, एक बार क्या मान लीजिए? देश मान लीजिए, क्योंकि ये सेम शक्तियां आपके पास किसके पास है? राज्यपाल के भी पास है। राज्यपाल की बात करें, पहले राष्ट्रपति की बात कर ले। अब ये राष्ट्रपति के विवेक पे निर्भर है कि वो इनमें से किसको बुलाए, क्योंकि बहुमत तो किसी के पास नहीं है। वो क्या करेगा? एक को बुलाएगा कि आप सरकार बना दीजिए। उसके विवेक पे उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हो सकता है आप कहेंगे सर दोनों बराबर हैं, ऐसे कैसे चलेगा? भी कोई नियम नहीं है कि किसको बुलाना है। तो क्या करेगा कि हो सकता है कि बी को बुला ले कि आप सरकार बना दीजिए, और 1 महीने के अंदर बी को क्या करना पड़ेगा? अपने सदस्यों की संख्या 40 दिखानी पड़ेगी, या तो इनको मिलाना पड़ेगा, इनसे समझौता कुछ भी करके दिखा दो। तो वो सिर्फ बी क्या कहेगा कि जो आपका राज्यपाल 1 महीने के अंदर मैं क्या है कि इसका सदन बुलाऊंगा संसद का, और आपको 40 अपने पक्ष में दिखाने होंगे भी। ठीक है, और जब सरकार बना लेता ना कोई व्यक्ति, तो वो ताकतवर हो जाता है। तो ये भी चाहेंगे कि अब तो सरकार में भाग ले, हम इसको कहेगा 10 को फोन करके कि मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा, तुम मेरे पास आ जाओगे। तो ऐसी सुविधा रहती है। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक कंडीशन और करता हूं मैं कि उनके होते 39, 41 और 10, अभी तो 90 हो गए। ठीक है, अब चाहे तो वैसे जो आपके अधिकांश जो फैसले होते हैं वो होते हैं सबसे बड़े दल को या गठबंधन को, जिसके पास जो सीटें होती है ना, उसको बुलाएगा, इसको बुलाएगा सरकार बनाने के लिए। लेकिन अपने विवेक के अनुसार इसको भी बुला सकता है और इसको भी बुला सकता है। आपको आगे बात समझ में? तो इस प्रकार का फैसला है कि मुख्यतः राजनीतिक संकट के समय भी, जैसे कि जब लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो, तो इस प्रकार से वो बुला सकता है, अपने विवेक के अनुसार फैसला कर सकता है। या फिर वो कहेगा लोकसभा भंग, क्या है? किसी को बहुमत नहीं मिला, हम लोकसभा क्या करते हैं? भंग करते हैं भी। ठीक है, मतलब दोबारा चुनाव करो, अब की बार देखें किसी को बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको पता चला ना लोकसभा कैसे भंग होती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। चीजें क्लियर आपकी?
अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री और आपके परिषद में, मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री भारत की संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी होते हैं। अब देखिए वास्तविक, आपसे सीधा पूछे कि इसका प्रधान कौन होता है तो हम बोल देंगे संवैधानिक मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तविक कार्यकारी मतलब जो कार्य करता है, ठीक है, पदाधिकारी होता है प्रधानमंत्री संसदीय व्यवस्था में। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ये बात आपको बता दी थी कि जो दल आपका बहुमत साबित कर देगा उस दल का जो नेता होगा वो क्या उसको, जो आपका राष्ट्रपति वो क्या आपको बना देगा, प्रधानमंत्री बना देगा। प्रधानमंत्री लोकसभा में सांसदों के बहुमत के समर्थन से कार्य करते हैं, ठीक है। जो प्रधानमंत्री अब कार्य कैसे करेगा, ये देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते, प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है। आपका पार्टी था वो जो हम 90 एक बार लोकसभा सीट लेके चलते, 90 है आपका, तो ये आपकी 40 आई थी, दूसरी पार्टी की 10 आई थी, एक पार्टी कितनी आई थी, 40 आई थी। इन दोनों ने क्या है, आपका 46 का क्या था, गठबंधन था, ठीक है। इन्होंने सरकार बना ली। अब इन 50 का जो नेता होगा ना, ये जिसे चाहेंगे उसको एक नेता चुनेंगे और नेता क्या बन जाएगा, नेता क्या बन जाएगा, ये प्रधानमंत्री नियुक्त राष्ट्रपति कर देगा भी, ठीक है। हम एक बार 90 सीटों को लेकर चल रहे हैं। हमारे देश में वैसे तो कितनी सीटें हैं, 550, 543 चुन के आते हैं तो आपके मनोनीत होते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान है, ठीक है। प्रधानमंत्री लोकसभा में सांसदों के बहुमत के समर्थन से कार्य करते। प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्यों में सम्मिलित है। प्रधानमंत्री का कार्य कौन कौन से हैं भी, ठीक है, वो भी क्या है, सांसदों के बहुमत के समर्थन से कार्य करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री कोई भी काम करना होगा तो बहुमत जरूरी है, उनके जो साथ वाले हैं ना, मतलब मुझे कोई बिल लेके आना, कोई काम करना है, क्योंकि कोई भी बिल विधेयक पास जब होगा जब उनके पास बहुमत होगा भी। अब प्रधानमंत्री के काम में मंत्री परिषद का नेतृत्व करना, राष्ट्रपति को परामर्श देना मतलब सलाह देना, ठीक है, विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों का समन्वय मतलब उनका संतुलन बनाए रखना, राष्ट्रीय नीतियों को आकार देना, ये प्रधानमंत्री के कार्य हैं, ठीक है। अब कई बार बच्चे इसमें गलत कर देते हैं कि राष्ट्रपति को परामर्श देना उनका कार्य है या नहीं, तो कई बच्चे इसको कहते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्यों आपका परामर्श देगा, तो गलत कर देते हैं। तो उनको ध्यान रखना प्रधानमंत्री के कार्य में। प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद के सहयोग से निर्णय लेते हैं। प्रधानमंत्री क्या जो मंत्री उन्होंने बनाए हैं अलग अलग विभाग के, कोई शिक्षा का मंत्री, कोई जल का मंत्री, कोई किसी प्रकार का मंत्री है, तो जो मंत्री परिषद है मतलब मंत्रियों का जो समूह है उनके सहयोग से निर्णय लेते हैं, सरकार को सुचारू रूप से चलाते हैं, ठीक है। पर अब सरकार मुझसे सुना है, सरकार क्या होती है कि लोगों का समूह होता है जो शासन करता है। हमने 6th क्लास में बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है। यदि आप पॉलिटिकल में इंटरेस्ट है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहां अलग से आपको राजनीतिक विज्ञान की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। धीरे धीरे चीजें करके हम समझ रहे हैं भाई। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद में चर्चा के लिए आने वाले अधिकांश विधेयक सरकार द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं। तो आपको बताया था ना कि सरकार जो अधिकांश जो विधेयक आते हैं किसके द्वारा, सरकार द्वारा, उन्हें सरकारी बिल सरकारी विधेयक की बोला जाता है। सरकारी नीति और कानूनों को लागू करने में अधिकारियों को एक स्थायी समूह की सहायता ली जाती है जिन्हें सिविल सेवक कहा जाता है अभी, ठीक है। उसने कहा कि ये जो नीतियां और जो कानून बना दिए ना, तो इनके लिए क्या है, इनको लागू करने के लिए विशेष अधिकारियों की सहायता ली जाती है। सरकारी नीति और कानूनों को लागू करने में अधिकारियों की एक स्थायी समूह की सहायता ली जाती है जिन्हें सिविल सेवक कहा जाता है। ये अधिकारी जिन्हें सामंत प्रशासक या नौकरशाह भी कहा जाता है, ठीक है। जो आपने आईएएस सुना होगा भी, आईएएस सुना है ना कि आप आईएएस के लिए तो पढ़ रहे होंगे, सिविल पॉलिटी बिल्कुल जज से भी, तो वे अधिकारी होते हैं जो मंत्रियों के निर्देशन में कार्य करते रहते हैं, उनके निर्देश के अनुसार सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी विभाग सुचारू रूप से कार्य करें। मेन जो शासक चलाने वाले ये अधिकारी ही होते हैं आपके इंटेलिजेंट। आपको आई बात समझ में किस प्रकार से शासन चलता है कि आपका राष्ट्रपति बिल बना, फिर मंत्री है, मंत्रियों के नीचे क्या है आपके हुए, ये आईएएस सिविल सर्विस आपको जिसको बोलते हैं, ठीक है। सिविल सेवक जिन्हें कहा जाता है, ये अधिकारी जिन्हें सामंत प्रशासक या नौकरशाह भी कहा जाता है, ये कार्य करते हैं किसके, मंत्रियों के निर्देश अनुसार।
यदि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका का ही अंग है तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह शक्तियों का पृथक्करण संकट ऊपर दिए गए विधायिका वाले भाग पर पुनः ध्यान दें। उसने कहा कि ये जो सदस्य हैं, जो ये सदस्य हैं, जो आपके विधायिका हैं और एक कार्यपालिका है, ठीक है। जो आपके कार्यपालिका के जो सदस्य हैं ना, वो विधायिका का एक तो अंग है, जो चुन के आए हैं राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हैं, वही तो क्या है आपके मंत्री बने हैं, और वही क्या है आपके इसके कार्यपालिका के सदस्य और विधायक के सदस्य। तो हमने ये कैसे बोल दिया कि यह शक्तियों का पृथक्करण है, ये तो एक ही हो गई। ये देखिए कि जब हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे कि सदस्य तो एक ही होगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखिए एक बार। तो ये आपका ए कोई क्या है, राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है। और यही आपका, ये आपकी क्या हो गई, संसद हो गई। क्या हो गई, संसद, मतलब विधायिका हो गई। और यही ए मंत्री है आपका, क्या बढ़ा दिया ए को, मंत्री। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कार्यपालिका। क्या हो गया, कार्यपालिका। तो यहां पर तो ये क्या है, विधायिका में भी है ए, और हमने देखा ए ही क्या है कार्यपालिका में, क्योंकि जो मंत्री बनाए जाते हैं वो आपके राज्यसभा या लोकसभा में बनाए जाते हैं, संसद के सदस्यों में तो बनाए जाते हैं। तो क्या फिर शक्तियों का पृथक्करण कैसे हो गया, ऊपर दिए गए विधायिका वाले भाग पर पुनः ध्यान दे, क्योंकि जो आपके जो विधायिका होते हैं वो उनको क्या है अलग से कर दिया गया है, उनके लिए शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है कि जो आपके संसद के सदस्य होंगे, अगर वो कार्यपालिका के भाग बनते हैं तो वो बाकी बचे हुए सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होंगे। आपको आगे बात समझ में, ठीक है। अलग से उनके लिए क्या नियम बना दिए गए हैं, इसलिए क्या इसको शक्तियों का पृथक्करण कहा गया। अब देखिए भी, वर्ष 1956 में रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल दुर्घटना के बाद त्याग पत्र दे दिया। 1956 में रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो 1956 में एक रेल दुर्घटना हुई, यद्यपि उन्हें दुर्घटना के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था कि रेल मंत्री अगर था उसके काल में और कोई दुर्घटना रेल कुछ हो गई कर्मचारियों के कारण, तो मंत्री का दोष थोड़ी होता है। लेकिन फिर भी किंतु उनका मानना था कि एक मंत्री को अपने मंत्रालय में होने वाली किसी घटना का नैतिक उत्तरदायित्व लेना चाहिए। उन्होंने अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दे दिया। उन्होंने नैतिक दायित्व लिया कि अगर जब मैं रेल मंत्री था तब रेल दुर्घटना हुई है तो इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ और मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ, मैं इस पद पर रहने के लायक नहीं। उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो प्रधानमंत्री को सौंप दिया, ठीक है। जो मंत्री परिषद अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा, वो सौंपेगा किसको, प्रधानमंत्री को। अब यहाँ से देखिए, जो आपके रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, राज्यसभा सांसद थे या फिर लोकसभा सांसद थे, तो वो विधायिका का तो हिस्सा थे। हाँ सर, वो विधायिका का हिस्सा थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। फिर उसको मंत्री बना दिया गया, कौन सा मंत्री, रेल मंत्री, और वो हिस्सा हो गए आपके कार्यपालिका के। क्या हो गए, कार्यपालिका के, ठीक है। अब ये जब ये कार्यपालिका के हिस्सा हुए तो ये संसद के प्रति उत्तरदायित्व हो गए, थोड़ा सा इससे ये अलग हो गए। मतलब वैसे तो है ये लोकसभा में ही, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग हो गए, ये कार्यपालिका का हिस्सा हो गए। जब रेल दुर्घटना हुई तो यहाँ पे लोकसभा के सदस्यों को इसको जवाब देना था कि रेल दुर्घटना कैसे हो गई, ठीक है। तो वैसे इन्होंने इसको दोषी नहीं माना, लेकिन फिर भी इनका मन हुआ कि नहीं, ये मेरे साथ जब मैं मंत्री था तब रेल दुर्घटना है तो कहीं ना कहीं मेरी भी इसमें थोड़ी बहुत जिम्मेवारी बनती है, मैं भी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेवार हूँ। इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये कार्यपालिका से निकल के वापस कहाँ आ गए, विधायिका में आ गए। ये या दोनों में कॉमन रहते हैं। आपको आगे बात समझ किस प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका में अंतर है भी। तो हम हमारा ये पार्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगला पार्ट, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ विधायिका और कार्यपालिका के मध्य अंतर किस प्रकार का है, तो वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो मिलेंगे अगले पार्ट में। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन यही से बनेगा, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य क्या अंतर है, अगले पार्ट में हम पढ़ लेंगे। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।